हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 केमिस्ट्री की। और देखिए, अगर आप केमिस्ट्री जानते होगे तो आपको पता होगा भाई साहब, जो हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। अब ये क्यों? क्योंकि भाई साहब, आपने प्रीवियस से उठा के देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले सालों का, आप लोगों का कार्बन एवं उसके यौगिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। और कौन कौन सा प्रश्न बनता है, कितने टॉपिक बनते हैं, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा फुल देख लिया ना, तो ये समझिएगा आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और हो सकेगा तो 10 नंबर का पूरा पेपर आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखो, क्लास 10 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भाई साहब, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो ये समझिएगा 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो देखो, एक एक चीज़ों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं ना, उनको भी मैंने ले रखा है। देखो, सबसे पहले आपके एग्जाम में हाइड्रोकार्बन से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इधर देखो, क्रियात्मक समूह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आपसे एथिल अल्कोहल से 100% क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। और यहाँ देखो, एसिटिक अम्ल से, यानी कि ये वो टॉपिक है जिनसे हर साल प्रश्न बनते हैं। और इसमें टिप्पणी भी आती है इस चैप्टर से। तो देखो, कौन कौन सी वो टिप्पणी आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, समझने का प्रयास करना। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का मतलब है कि टिप्पणी आपके एग्जाम में आती हैं। और देखो, कौन कौन सी वो टिप्पणी आती है उसको समझने का प्रयास करना। हम लोगों के एग्जाम में, यानी आप लोग जो पेपर देने जाओगे 2023 का, आपको साबुनीकरण अभिक्रिया देखने को मिल सकती है, एस्टीकरण अभिक्रिया देखने को मिल सकती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल सकती है। और देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हम आपको बताने वाले हैं, ये दो तरीके से होती है। एक तो आपका चैप्टर नंबर 1 वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक आपकी चैप्टर नंबर 4 जो आपका कार्बन एवं उसके यौगिक वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग कौन चैप्टर की पढ़ने वाले हैं? हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन एवं उसके यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसी में संकलन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह, ये सारे के सारे अगर आप टिप्पणी पढ़ लेते हो स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका पूरा का पूरा यहाँ से फंस जाएगा। लेकिन आपको सारी टिप्पणी पढ़नी होगी। आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हो इस पूरे वीडियो को देख करके, या तो आप खुद से यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और अगर आपकी नोट्स बनी है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो शुरू से देखना, मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं एक एक करके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर थोड़ी जानकारी जान लेते, कार्बन आखिर है क्या। तो देखो, कार्बन एक, भाई साहब इस सबसे समझ सकते हो कि जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, यानी कि इसके लास्ट कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में फिर 2 जाते हैं, तो इस तरीके से 8 फिर 18। तो इसके पहले कक्ष में 2 चले जाते हैं और 4 बचते हैं, वो दूसरे वाले कक्ष में चले जाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा बेसिक, ठीक है ना। और देखो, बेसिक इतना भी जान लीजिए। और हाँ, कार्बन एक धातु होती है, इतना और जान लीजिए बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं जानना है बस। अब देखो, हम सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको समझ लेना आप लोग। यहाँ रुको, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करना। तो देखो, हम आपको बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो। देखो, सबसे पहले जानेंगे हाइड्रोकार्बन आखिर है क्या, हम इससे क्या समझते हैं, सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या। देखो, वे यौगिक, यानी कि वह यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं। कौन से यौगिक? वह यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आपको दिक्कत हुई समझने में? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जिसमें आप लोगों का, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई एक यौगिक बना हुआ है CH3, ठीक है ना, कोई CH3 या फिर CH4 यौगिक बना हुआ है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की फॉर्म में बात करें तो कार्बन बीच में हो जाएगा, चारों तरफ आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, चारों तरफ आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है? देखो, इसको समझ लेना, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करना कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है। किसके मध्य? कार्बन और कार्बन के बंध एकल
एकल आबंध उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भाई साहब कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और एक बार और समझ लेना, कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो सकता है और सिंगल हाइड्रोजन के भी बीच में हो सकता है। और आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन के बीच में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन और कार्बन के बीच में ही एकल आबंध होना चाहिए। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है तथा जिनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि आपका मेथेन हो गया, ये आपका C2H5 C2H6 हो गया यानी एथेन हो गया, और आपका C3H3 हो गया यानी प्रोपोन हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अभी, फिलहाल इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसका स्ट्रक्चर बनेगा C डबल, आपका 2 कार्बन है तो C आ गया। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बन व कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद देखो चारों तरफ आपके हाइड्रोजन हो जाते हैं, चारों तरफ आपके हाइड्रोजन इस तरीके से। तो उदाहरण आपका हो गया कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दिया है। अब देखो आप लोग जान लो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यहां समझने का प्रयास करना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या, तो देखो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कौन कौन से आबंध होते हैं भाई साहब, हमारे द्वि या फिर त्रि आबंध होते हैं, मतलब कि द्वि आबंध होते हैं या तो त्रि आबंध होते हैं। फिर से एक हाइड्रोकार्बन, सॉरी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन व कार्बन के मध्य केवल द्विआबंध या तो त्रिआबंध होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे कि मैंने ले रखा है C2 यानी CH2 अब देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं C2H4 और ये हमारा होता है एथीन गैस। अब देखो एथीन मैंने लिखा है, मैंने वहाँ एथेन लिखा था और मैंने यहाँ एथाइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है इसको समझने का आप लोग प्रयास करना। देखो जहाँ पर आप लोगों का सिंगल आबंध जुड़ा हुआ होगा, जहाँ सिंगल आबंध, यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्डिंग होगी, उसको हम लोग कहते हैं भाई साहब आइन, उसको हम लोग कहते हैं एन, ठीक है ना, एन कहते हैं एन। तो यहाँ जैसे कि वहाँ था आपका एथेन, और जहाँ पर आप लोगों का डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग करते हैं एथीन, सॉरी उसको हम लोग थीन से प्रदर्शित करते हैं, ई से, इन से प्रदर्शित करते हैं, इन से, ठीक है ना। और जहाँ आप लोगों का 3 आबंध होता है वहाँ पर हम लोग आइन को प्रदर्शित करते हैं, किसको, आइन को। तो भाई जहाँ 3 आबंध होगा हम लोग आइन लगाएंगे, जहाँ 2 आबंध होगा वहाँ पर इन लगाएंगे, और जहाँ पर सिंगल बंध होगा वहाँ पर हम लोग एन लगाएंगे। हो गया क्लियर। अब देखो एग्जांपल आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका 3 आबंध हो गया तो ये एथाइन हो गया। अब देखो एथाइन कहाँ से आ गया, तो देखो एथ आ गया आपके डबल कार्बन से, ठीक है ना, एथ आ गया आपके डबल कार्बन से, और भाई साहब यहाँ पर एथ आ गया, यानी यहाँ पर आपका एथ आ गया डबल कार्बन से, और इन आ गया आपके बीच में सिंगल जो डबल बॉन्डिंग दी हुई उससे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैंने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा दिया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समावयवता किसे कहते हैं। देखो इसको समझ लेना, वैसे ये इंपॉर्टेंट है नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दे रहा हूँ समावयवता होते क्या है। देखो समझना, देखो समावयवता होते क्या है कि बहुत से कार्बनिक यौगिक के आणविक सूत्र एक होते हैं, यानी कि जो उसके आणविक सूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन परंतु उनकी जो संरचना होती है यानी संरचना सूत्र होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अगर मैं संरचना उनकी बनाता हूं तो वो भिन्न भिन्न बनती है। कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो सबसे पहले समझना, बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र जो होता है, आणविक सूत्र वो तो अलग अलग होता है, यानी समान होता है, सॉरी समान होता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं उनके संरचना सूत्र की तो भाई साहब वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। अणुसूत्र तो होता है समान, लेकिन जो आणविक संरचना होती है वो अलग अलग होती है। कार्बनिक यौगिकों की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ले रखा है ब्यूटेन और दूसरा ले रखा है आपका 2 मेथाइल प्रोपेन। अगर मैं इनके बात करता हूँ इनके फॉर्मूले की तो भाई साहब वो सेम निकल करके आता है। क्या निकल के आता है वो जरा समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इनकी संरचना सूत्र की बात करता हूं ना तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ब्यूटेन आपका किस तरीके से बनेगा, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना, 4 कार्बन मैंने लगा दिए। अब यहां से कह रहा ब्यूटेन, तो मतलब कि भाई साहब एन लगा हुआ है, इसका मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। और देखो कहीं पर हम लोगों को कुछ जो आप लोगों का अनुलग्न है नहीं दे रखा है, जबकि इसमें अनुलग्न हमारा दूसरे पर लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे अनुलग्न, ठीक ना। इसमें कोई अनुलग्न नहीं दे रखा है, अनुलग्न के बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आप लोग हाइड्रोजन दर्शा दो, चारों तरफ हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो। तो
तो देखो ये हम लोगों का ब्यूटेन का एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो भाई साहब प्रोपेन यानी कि भाई साहब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। और देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, प्रोपेन यानी भाई साहब प्रोपेन लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी सिंगल बॉन्डिंग होगी। और कह रहा है दूसरे पर हमारा अनुलग्न लगा हुआ है। दूसरे पर कहाँ लगा हुआ है, अनुलग्न कहाँ लगा हुआ है, दूसरे पर। यानी पहला मान लीजिए इसको, दूसरा मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर हम लोगों का अनुलग्न लगा हुआ है, यानी CH3 हम लोगों का जो होता है वो अनुलग्न होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर हम CH3 को बोलते क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 मिथाइल यानी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर मैं चारों तरफ अब हाइड्रोजन लगा देता हूँ, चारों तरफ मैं हाइड्रोजन को भर देता हूँ। देखिए ये मैंने हाइड्रोजन को भर दिया। अगर आप लोग यहाँ से इनके फॉर्मूला की बात करोगे, जो अलग अलग नहीं होगा वो सेम होगा, लेकिन अगर संरचना देख रहे हो वो अलग अलग बन रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे को समावयवी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब देखो जो हम लोगों का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो मैं आप लोग इस चैप्टर से बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि जो हम लोगों का क्रियात्मक समूह है ना, वो मैं आप लोगों को जो मैं नोट्स लेकर के आया हूँ यहाँ पर मैं उससे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए, एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। देखो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखो यहाँ समझने का प्रयास करना आप लोग, क्रियात्मक समूह के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। देखो समझने का प्रयास करना यहाँ पर, ये देखो क्रियात्मक समूह आपका यहाँ आ चुका है। देखो क्रियात्मक समूह को हम लोग प्रक्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। आप सभी को हो सकता हो पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिएगा कि जो हम लोगों के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं इन्हीं को हम लोग क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु तथा परमाणुओं का ऐसा समूह, परमाणु तथा परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है या फिर प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। देखो समझने का प्रयास करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर एग्जाम में आए तो ये डिफिनीशन लिख देना, अदरवाइज ये नहीं लिखना चाहते तो ये डिफिनीशन लिख देना कि यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। कौन विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, क्रियात्मक समूह। तो यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ये आपकी NCERT की डेफिनेशन है और ये जो है ना मैंने बनाई हुई है, यानी कि ये इजी डेफिनेशन है, ये NCERT की है, बट आप ये लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह में विषम परमाणु भी विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, तो विषम परमाणु के बारे में आपको हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले अभी फिलहाल। हम आपको बता देते हैं भाई साहब प्रक्रियात्मक समूह किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रक्रियात्मक समूह आपके बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है हेलोजन, आपका होता है कीटोन, कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। तो बहुत टाइप के होते हैं। तो देखो समझने का प्रयास करना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई प्रक्रियात्मक समूह किस तरीके से किसी कार्बन को विस्थापित कर सकता है, सॉरी हाइड्रोजन को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बन के साथ में बहुत सारे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी कि लगभग 4 हाइड्रोजन, चलो मैंने 2 कार्बन ले लिए और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन, देखो 3 इधर और 3 इधर मैंने लगा दिए। और मैंने क्या किया, कोई एक हेलोजन परमाणु लेकर आया, कोई मैं हेलोजन तत्व इनके पास लेकर के आया। जब मैं कोई हेलोजन तत्व इनके पास लेकर के आया, तो जो हेलोजन तत्व होता है, समझने का प्रयास करना, हम लोग बात कर रहे हैं प्रक्रियात्मक समूह की। तो प्रक्रियात्मक समूह में हेलोजन भी आता है, आपके बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं एक हेलोजन समूह यहाँ पर लेकर के आया, जैसे मान ली Cl में लेकर आया, जिसकी बॉन्डिंग सिंगल होती है और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी सिंगल होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्लोरीन की बॉन्डिंग 1 होती है जो आपका Cl है, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग 1 होती है। तो सिंपल से होगा क्या, ये क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। फिर इस दशा में देखो एक हाइड्रोजन आपका चला जा चुका है, तो ये तो हमारे 3 रहने वाले हैं, लेकिन एक जो हाइड्रोजन यहाँ से गया था वो यहाँ पर Cl उसका स्थान ले लिया। तो देखो ये जो हमारा बनकर रेडी हुआ ना, यही आपका क्या होता है, कुछ नहीं प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। और देखो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखो हेलोजन आपका हो जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो जाएगा। अनुलग्न होता है, देखो अनुलग्न का मतलब, सॉरी पूर्वलग्न का मतलब होता है, ये भाई साहब बात आपका आगे लगता है, यानी कि जो इसका नाम बनेगा, यानी कि स्टूडेंट इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरो। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ क्लोरो, लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो मैंने लिख लिया क्लोरो। अब मैंने लिख लिया एथ। अब देखो सबके बाद में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए मैं लगा दूंगा यहाँ पर एन।
तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोनों का। अब देखो इतना लिख लेने के बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल में ये लिखकर सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसके बाद में आपको ये एग्जाम्पल में लिख देना है। इस तरीके से आपका जो प्रक्रियात्मक समूह है यानी क्रियात्मक समूह है वो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपको क्रियात्मक समूह प्रक्रियात्मक समूह में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर से बताना। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, फिलहाल इतना आप लोगों के लिए बहुत है। अब देखो आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आगे के जो टॉपिक है उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब देखो हमारा आगे का टॉपिक जो है एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि, इसके रासायनिक गुण और इसके भौतिक गुण बोर्ड परीक्षाओं में बहुत आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक था एथेनॉल, और देखो एथेनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल, तो एथेनॉल को हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई साहब लॉन्ग, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेना, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एथिल अल्कोहल वाला, ये जो आपका क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल वाला, ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बेटा लॉन्ग का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लेना एकदम। सबसे पहले देखो इसका जो एथेनॉल होता है, इसका जो आपका गलनांक होता है 156 केल्विन होता है, क्वथनांक होता है 351 केल्विन। यानी कि जब हम लोग इसको द्रवित अवस्था में लाएंगे यानी कि द्रव अवस्था में लाएंगे तो 156 केल्विन पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और अगर हमको इसको वायु के फॉर्म में लाना है यानी इसका क्वथनांक में लाना है तो हम लोग इसको 351 केल्विन पर हमको इसको हीट करना पड़ेगा। देखो बच्चों यहाँ पर समझना स्टूडेंट्स कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझ लेना आपके लिए बेहद जाना जरूरी है, तभी आप लोग ये लॉन्ग टॉपिक समझ पाओगे। देखो यह एक उच्च यानी कि यह एक अच्छा विलायक होता है, समझ लेना अच्छे से, यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग टीचर आयोडीन एक पदार्थ होता है और आपका कफ सिरप व अन्य कई सारे पेय पदार्थों में किया जाता है। तो मतलब कि इसका हम लोग उपयोग समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। अर्थात अगर हम इसको जल लें और इसका हम लोग थोड़ी सी भी मात्रा ले सकते हैं, हम लोग इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ले सकते हैं और ज़्यादा भी मात्रा ले सकते हैं, और उस मात्रा को हम लोग जल में मिला सकते हैं और जो एथिल अल्कोहल होगा वो हमारा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई निर्भर नहीं करता कि ये ज़्यादा है या फिर कम है, ये जल में आसानी से मिल जाएगा। अब देखो इतने पॉइंट क्लियर हो गए, तो एक पॉइंट और समझ लो कि जो शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो मैंने क्या लिखा है कि शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, गलनांक लिख देने, क्वथनांक लिख देने, और आप सभी को यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट हैं इसके ये लिख के डालते लिख देने। ठीक है ना, इतना समझ लेना बस। और आगे जो आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब जो हम लोगों का एथिल अल्कोहल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C2H5OH। यानी कि जो हम लोगों का एथिल अल्कोहल होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ये OH क्या है, ये OH मैंने आपको बताया था, ये अल्कोहल हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह है जो कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि भाई साहब C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ 5 बचा और OH यहाँ पर जुड़ गया। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, अब हम लोग देखते हैं वापस वही टॉपिक। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोगों का ये है भाई साहब, यहाँ हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं यानी इसके हम रासायनिक गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण और वहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे सोडियम के साथ में अभिक्रिया। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, यहाँ पर समझ लेना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम से सब क्रिया करता है ना, तो ये आप लोग क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है देखो समझना। सबसे पहले आपका जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है ना, C2H5OH होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के साथ में क्रिया करा देते हैं। तो मैंने इसकी सोडियम से क्रिया कराई तो होने क्या वाला है देखो, समझने का प्रयास करना, बहुत आसान है एकदम। सबसे पहले देखो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको तोड़ें तो CH3CH2OH इस तरीके से कुछ टूटता है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। उस कंडीशन में होने क्या वाला है, तो आपका बनेगा क्या, यहाँ बनेगा आप लोगों का सोडियम एथॉक्साइड। तो देखो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड बन गया। देखो इसके बाद एक सोडियम निकल करके चला गया, C2H5O चला गया, आपका H2 बचा, यहाँ पर आप लोगों का H बचा। और अगर आप समझने का प्रयास करेंगे ना तो यहाँ पर हम लोगों का एक H बचा। कितना H बचा, एक H बचा। देखो इसको हम लोग अवच्छेद के रूप में नीचे निकाल देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग अवच्छेद के रूप में नीचे निकाल देते हैं। अगर आप यहाँ पर H2 लगा रहे हो, उस कंडीशन में फिर आप लोगों को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप 2 लगाओगे, थोड़ी
थोड़ी सी रिएक्शन मिसबैलेंस दे रखी है, आप लोग ये वाली रिएक्शन लिख लेना कि जब हम लोग एथेनॉल को सोडियम के साथ में गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ये सोडियम एथॉक्साइड है वो सेम रहने वाला है, और इसके साथ अवच्छेप के रूप में ये आपका अवच्छेप है, अवच्छेप, ठीक है ना। अवच्छेप का मतलब क्या होता है? अवच्छेप का मतलब होता है जो हाइड्रोजन गैस है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना, तो ये आपका अवच्छेप के रूप में नीचे निकल जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए अगली जो रिएक्शन है इसको हम लोग कराने वाले हैं। अब देखो हम लोग जो एथेनॉल की क्रिया यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया जो कराने वाले हैं वो हम लोग कराने वाले सांद्र H2SO4 से, और कितनी उपस्थिति में? तो 443 केल्विन पर हम लोग क्रिया कराने वाले हैं, ठीक है ना। समझ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, CH3CH2HOH यानी ये हमारा C2H5OH ही है, इसको मैंने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर क्रिया कराई। तो देखो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की फॉर्म की बात करें, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की फॉर्म की बात करें तो चलो छोड़ दो, स्ट्रक्चर छोड़ो, बनने क्या वाला है। तो देखो सबसे पहले जब ये H2SO4 से क्रिया करेगा तो उस परिस्थिति में आप लोगों का जो बनेगा वो बनेगा एथीन। क्या बनेगा? एथीन बनेगा, ठीक है ना। तो ये किसका फार्मूला? ये आपका एथीन का फार्मूला, ठीक है ना। अगर आप इसको देखोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, C2 ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो यानी कि आपका C2 हो जाएगा और ये आपका H4 हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करना कि जब एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर क्रिया करता है तो एथीन बनता है और आपका जल बाहर निकलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर बोर्ड परीक्षा में आएगा, उम्मीद है आप कर ले जाओगे कि जब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एथिल अल्कोहल से एथीन कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से एथीन कैसे बनाएंगे। तो आप लोग एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ उपस्थिति में 443 केल्विन पर इसको हीट करोगे, यानी इसको हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा यहां से एथीन बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C2 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई होप सभी को उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है ना, आगे वाला जो क्वेश्चन वो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है, इससे प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, इसको जरा आप लोग समझ लेना। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है ना ये हमारा है एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। टॉपिक हमारा है एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल। देखो इसका ये जो है ना एथेनोइक अम्ल, ये आपका IUPAC नेम है, ये आपका IUPAC नेम है और ये इसका रासायनिक नेम है। अगर आपसे कोई कह दे भाई साहब कि जो एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल का कौन सा नेम है, तो आप कह देना ये रासायनिक नेम होता है और इसका जो IUPAC नेम होता है वो आपका होता है एथेनोइक अम्ल। और अगर हम इसके संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र होता है इस तरीके का। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं। चलो सबसे पहले इसका हम लोग जान लेते हैं इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो भाई साहब जो हमारा एथेनोइक अम्ल है यानी एसिटिक अम्ल है, इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप लिखोगे अणुसूत्र, अणुसूत्र लिखने के बाद आपको ये लिख देना है और उसके बाद इसका अणुभार जो आता है 60 उसको लिख देना है। और संरचना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगी। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था भाई साहब कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन को ले लो, कार्बन में 3 हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो समझने का प्रयास करना कि ये जो हम लोगों का कार्बन है ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा। किसके बॉन्ड में जुड़ेगा? सिंगल आबंध में जुड़ेगा, यानी सिंगल बॉन्ड में जुड़ेगा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा 2 में। अब समझो हम लोगों का बचा क्या? OH बचा। OH की वैलेंसी कितनी होती है? माइनस का OH यानी कि सिंगल बॉन्ड OH, तो ये सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ जाएगा। तो देखो ये होता है इसका संरचना सूत्र इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का इसका संरचना सूत्र होता है और चाहे तो आप इस तरीके का बना सकते हैं या करके आप लोग इस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा ऐसा ही बना करके आओगे। अब हम लोग इसके निर्माण की विधि की बात करने वाले हैं कि आखिर में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। बहुत जल्दी से सीखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि हम आपके साथ और भी मेहनत करें। देखो सबसे पहले निर्माण की विधि की बात करेंगे, इसको हम लोग बनाते कैसे। तो देखो एथिल अल्कोहल का K2Cr2 समझने का कोशिश करना, ये हमारा K2Cr2O7 है, ठीक है ना। क्या K2Cr2O7 है, इसका बस आप लोग याद करना नाम कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब होता है भाई साहब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है उपस्थिति। उपस्थिति क्या होती है? जब इंटर वगैरह फर्स्ट ईयर वगैरह में जाओगी तो आपको पता चलेगा। उपस्थिति का मतलब होती है वह चीज़ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देती है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे उत्प्रेरक होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक,
ठीक है ना, ये हमारे कुछ नहीं उत्प्रेरक होते हैं। तो एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो फलस्वरूप हमारा एसिटिक अम्ल बन जाता है। तो देखो कैसे बनता है, इसको समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिया होती है क्या, सबसे पहले हम लोग किसको, एथिल अल्कोहल यानी कि भाई साहब CH3 CH2OH को हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं इसका, और देखो इसको हम लोग K2Cr2O7 की उपस्थिति में इसको हम लोग हीट करते हैं, और प्लस H2SO4 भी इसके साथ ले लेते हैं हम लोग, तो यानी सांद्र H2SO4 भी ले लेते हैं। उस परिस्थिति में हम लोगों का बनता क्या है, तो उस परिस्थिति में हम लोगों का बनता है यहाँ से एथेनल। क्या बनता है, एथेनल बनता है, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2O। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा ये क्या, एस्ट, यहाँ से बन जाएगा हमारा एथेनल, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटेल्डिहाइड। फिर से सुनना, जब हम लोगों ने एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो वहाँ से हम लोगों का बना एथेनल, जिसको हम लोग कहते हैं CH3CHO यानी कि एसिटेल्डिहाइड। अच्छे समझ लेना, बहुत ईजी है, बस 1 से 2 बार पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो हम लोगों का एथेनल यानी कि एसिटेल्डिहाइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो हम लोगों का एथेनल बनता है ना, इसी को हम लोग उठाते हैं, इसी को हम लोग उठाते हैं, यानी कि इसको पुनः हम लोग क्या करते हैं, इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं और K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, समझ सकते हो, गर्म करते हैं, तो फलस्वरूप हमारा CH3COOH मिल जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो बनने की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके भौतिक गुण के बारे में। तो देखो सबसे पहले इसके भौतिक गुण क्या है, इसको समझना। ये जल में भारी व संचारित प्रकृति का होता है, मतलब ये जल से भारी होता है, जल में जब आप इसको जल में डालोगे तो जल से भारी होगा, ठीक है ना, ये नीचे बैठ जाएगा। और ये कैसा होता है, संक्षारित प्रकृति का होता है, और जल में, तो भाई साहब ये क्या होता है, जल में कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। और इसका तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, इसका क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने 3 पॉइंट बताए, जल में भारी होता है, संक्षारित प्रकृति का होता है, जल में ये कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ये जल में कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। इसका जो क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 391 केल्विन होता है, और 290 केल्विन इसका गलनांक होता है। इसमें सिरके जैसी क्या आती है, गंध आती है, अर्थात ये सिरके जैसी स्मेल वाला होता है। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। तो इतने पॉइंट आपको लिख लेने, एग्जाम में अगर लॉन्ग में आता है तो आप लोग लिख देना, बहुविकल्पी प्रश्न यहां से आपके बनने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे की चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर के देख लेना।